Okay, yes everyone. So yesterday we have talked about the IUPAC and common naming of amines, primary, secondary and tertiary amine. और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इससे रिलेटेड एक दो चीजें क्वेश्चंस की फॉर्म में सॉल्युबिलिटी वगैरह पूछने के लिए आती हैं. सो वी शुड नो व्हाट अबाउट द आइसोमेरिज्म केस इन केस ऑफ अमीन्स. ठीक है. तो अमीन्स में बाकी जो नॉर्मल आइसोमेरिज्म होती हैं जैसे कि आपकी एक तो हो गई चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसके अलावा हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो ये तो सारी आइसोमेरिज्म तो रहती ही है, यानी कार्बन चेन जो है वो बिल्कुल सीधी लगी हुई है NH2 के साथ या फिर उसमें ब्रांचिंग है, ये तो है ही केस. ठीक है. पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो ग्रुप है वो आपका NH2 ग्रुप वो कॉर्नर पे लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है या फिर सेकंड पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है. दिस इज अ केस पोजीशन आइसोमेरिज्म का और चेन आइसोमेरिज्म के, ये केसेस हैं. लेकिन इनके साथ साथ जो अमीन्स हैं वो एक और तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं और वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स कैन शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म. लाइक जैसे आपके पास सपोज 4 कार्बन है, CH3, CH2, 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 NH2. कंपाउंड का नाम ब्यूटेनामाइन या ब्यूटाइलमीन. ठीक है. अब इसी को देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, CH3, CH2, CH2, NH, CH3. अगर अभी भी आप टोटल नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का काउंट करोगे तो वो दोनों में सेम है. मैंने यहाँ से एक CH2 ग्रुप हटा के यहाँ लगा दिया है और हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर दिया है. सो इट बिकम्स लाइक CH3, CH2, CH2, NH, CH3. राइट. अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया N मिथाइल प्रोपेनामाइन. ये आपका पहला जो कंपाउंड था वो प्राइमरी अमीन हुई, जो सेकेंड वाला है वो सेकेंडरी अमीन है. अब देखो यहां से एक और CH3, CH2, NH, सॉरी N, CH3, CH3. अभी भी अगेन कार्बन नंबर इज 4, अगेन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज सेम. ठीक है. नाइट्रोजन इज सेम, ईच एंड एवरीथिंग इन केस ऑफ आइसोमेरिज्म इज सैटिस्फाइंग. ठीक है. अब इसका नाम लिखते हैं NN डाइमिथाइल इथेनामाइन विच इज अ टर्शरी अमीन. तो ये जो तीनों अमीन्स है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. और ये जो आइसोमेरिज्म है इस आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन के फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हैं, इसी वजह से इनको फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं. आ गया समझ में? तो ये था बच्चों आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा टॉपिक जो आपको बताना था. इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, आगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है इनका? जो अमीन्स हैं जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो अमोनिया के स्ट्रक्चर से काफी मिलता जुलता है. अमोनिया इन विच नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है जिसकी वजह से इट एक्वायर्स पिरामिडल ज्योमेट्री. राइट. रिपल्शंस की वजह से. एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज 107 डिग्री. जैसे जैसे इसके हाइड्रोजन्स को कार्बन चेन रिप्लेस करती है और हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं RNH2 या फिर R2NH या फिर R3N, चाहे कोई भी इनमें से केस हो, प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमीनो या टर्शरी अमीनो, तीनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अमोनिया से ही मिलते जुलते हैं. इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अमोनिया के जैसे ही हैं. सब में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है. इसी वजह से टेट्राहेड्रल एंगल तो अचीव नहीं होता. लेकिन जो रिपल्शंस है, कार्बन चेन अगर एक ही है
प्राइमरी अमीन है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होते नहीं, दोनों छोटे छोटे हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है वहां पर बॉन्ड एंगल एक्सीड करता जाता है, 107 डिग्री से बढ़ता जाएगा। क्या रीजन है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, इन केसेस में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। व्हेन वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी अमीन, बॉन्ड एंगल increases from 107 डिग्री, 160 डिग्री जो अमोनिया का स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है उससे बढ़ता जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात? सब में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इसी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट जैसे अमोनिया करके एक लेविस बेस की तरह से बिहेव करता है। सो द प्राइमरी अमीन्स ऑल्सो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स कैन ऑल्सो बिहेव इन द सिमिलर मैनर। They are also Lewis bases. Why? As they can donate the electron pair present on nitrogen. लेकिन किसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो दो चीजें हो गई हैं, आइसोमेरिज्म हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम मूव करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एवरीवन। Most of the methods which are related with the methods of preparation of amines are focusing over the preparation of primary amine। ज्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि एक बार प्राइमरी अमीन बन जाएगी तो उससे सेकेंडरी या टर्शरी अमीन को बनाया कभी भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी अमीन बना करके उसको प्योरीफाई करके रखना, उसको सेपरेटली ऑब्टेन करना और बिना ज्यादा झंझट के उसे ऑब्टेन करना ना, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से जो है इस बात को जो है वो ध्यान करें कि जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो हमने बड़ा इसमें से ध्यान से देखना है। कौन कौन से मेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हर एक मेथड के अपने इफ्स एंड बट्स हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ खराब चीजें भी हैं, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे। हॉफमैन एमोनोलिसिस के बाद दूसरा मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसको सिंपली हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। देन the next one is Schmidt reaction। ओके, Schmidt रिएक्शन के अलावा रिडक्शन। अब ये जो रिएक्शंस यहाँ पे बताई गई है ना, ये सारी पर्टिकुलर रिएक्शन है। जैसे हॉफमैन अमोनोलिसिस जो रिएक्शन है उसके लिए हम RX यानी अल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो है उसके अंदर अमाइड को यूज किया जाता है और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन और अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है उसके अंदर भी अगेन एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल यूज होता है जिसका नाम है थैलिमाइड। इस मॉलिक्यूल को यूज करके फिर रिएक्शन शुरू करते हैं। जो स्किमेटेड रिएक्शन है उसके अंदर हाइड्राजोइक एसिड यूज होता है यानी N3H। इसको यूज किया जाता है विद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर जाके अमीन बनती है। जो रिडक्शन मेथड है ना, रिडक्शन मेथड बहुतों के लिए किया जा सकता है, बहुतों के लिए। जैसे आप रिडक्शन कर सकते हो साइनाइड्स का, आइसोसाइनाइड्स का, इसके अलावा
अमाइड्स का, cyanides, isocyanides, amides. Then also we can go for reduction of oximes. ठीक है, तो ये जो आपकी रिएक्शंस है ना, ये अलग अलग तरह के कंपाउंड से सेम रिएक्शन करनी है, रिडक्शन करनी है, ये चीज हो गई। और एक और कंपाउंड भी है नाइट्रो कंपाउंड्स, इन सभी की रिडक्शन करके आप अमीन बना सकते हो, और इनसे भी अमीन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल रिएजेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ इन डिटेल, लेट अस टॉक अबाउट ईच एंड एवरी मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। This method, which is known as Hoffman ammonolysis, is done, जैसे मैंने बताया, अल्काइल हैलाइड लेते हैं और साथ में उसकी ट्रीटमेंट करते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया को अल्कोहल में मिक्स करके फिर यूज किया जाता है और फिर उसे हीट किया जाता है। ठीक है, आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे कैसे कि ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आर की तरफ डोनेट करेगा, ये पहले तो ब्रेक करता है, एक्स नेगेटिव अलग हो जाता है, आर पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन बनता है वो फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट होके आर NH3 पॉजिटिव और साथ में जो एक्स है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो यानी एक तरह का अमोनियम सॉल्ट बन जाता है, विच ऑन फर्दर हीटिंग विल गिव RNH2 along with HX। यानी अगर आपने ये रिएक्शन RCl के साथ शुरू की है, अमोनिया इसमें डालोगे और हीट करोगे, तो पहले बनेगा RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसके बाद फर्दर ये HCl आपको साइड प्रोडक्ट की तरह देगा और खुद बन जाएगा प्राइमरी अमीन RNH2। The problem of this particular reaction is कि ये जो RNH2 अमीन प्राइमरी बन गई है, ये यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है, इसके बाद ये फिर से प्रोसेस होगा, RNH2 again gets combined with RX, यानी RCl के साथ फिर से कंबाइन करेगा, R2NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, जो हीटिंग के बाद फिर से देगा R2NH, यानी अब की बार सेकेंडरी अमीन भी बन गई। फिर से यही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एक और RCl के साथ और देगा R3N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, NH सॉरी, और साथ में जब हीटिंग के बाद ये प्रोडक्ट क्या दे देगा, R3N दे देगा, यानी टर्शरी अमीन अलोंग विद HCl। गेटिंग इट? तो अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या प्रॉब्लम हुआ है? इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हॉफमैन अमोनोलिसिस वैसे बड़ा सिंपल रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड और अमोनिया को ही मिक्स करना है और हीट करना है, हीटिंग भी कोई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रिएक्शन हो जाती है, 373 केल्विन पे ही रिएक्शन हो जाती है, बहुत ज्यादा हीटिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रोसेस इज कि हमें मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और एक बार और जुड़ जाएगा इसके साथ, टू फॉर्म R4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हमें चारों का मिक्सचर मिलता है और इन चारों को एक दूसरे से सेपरेट करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, सो द प्रॉब्लम, वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium salt which are difficult to be separated. Clear everyone? इसी वजह से इस मेथड को करने के लिए या तो कंडीशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको जो RCl आप ले रहे हो या जो अमोनिया ले रहे हो उनकी जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आप डिजायर्ड प्रोडक्ट जैसा चाहते हो वैसा बना सकते हो। अगर आपने RX को यानी अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिया तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लेकिन अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में ले लिया तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तब आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमीन। If RX is in excess, the major product is quaternary ammonium salt. If ammonia is in excess, then the major product is primary amine.
मिक्सचर तो तब भी मिलेगा, बस ये है कि उनको जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम बनेंगे और मेजोरिटी में आपका प्राइमरी अमीन या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन बन जाएगा। दोनों की अमाउंट अगर आपने सेम ली, कोई भी एक्सेस में नहीं लिया, तो चारों बनेंगे और चारों के बनने की जो पूरी जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर सी होगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।